हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या? आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट। आज हम लोग देखेंगे हैदराबाद और मणिपुर के बारे में। हैदराबाद, हम सबको पता है कि हैदराबाद जो है लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था। इसी के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, और आप सबकी हेल्प करता है आपके मार्क्स को रेज करवाने में और आपके एग्जाम को क्लियर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैदराबाद के बारे में हमें क्या पता है कि हैदराबाद वाज द लार्जेस्ट प्रिंस स्टेट। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंस स्टेट्स सराउंडेड एंटायरली बाय द इंडियन टेरिटरी। Its ruler carried the title Nizam and he was one of the world's richest men। अब मैं आप लोगों को दो चीजें समझा रहा हूँ। पहली चीज जो समझा रहा हूँ मैं वो ये है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि हैदराबाद वाज एंटायरली सराउंडेड बाय द इंडियन टेरिटरी। इस वजह से क्योंकि देखो ये है हैदराबाद कुछ इस तरीके से, ठीक है, और हैदराबाद के चारों तरफ क्या है? इंडिया है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि सर हैदराबाद के चारों तरफ इंडिया है, कि हैदराबाद अभी इंडिया का पार्ट नहीं है, हम लोग बना रहे हैं इसको। देखिए कैसे बनेगा। और हैदराबाद का जो रूलर उसका टाइटल क्या था? हैदराबाद के रूलर का टाइटल था निजाम। ठीक है, तो निजाम वाज द रूलर ऑफ हैदराबाद। ठीक है, अच्छा, आई क्या बोल रहा है, एंड ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन में काउंट होता था। मतलब ये लगा लो कि उस टाइम पीरियड का अंबानी है ये। कैसे पता लगता है हमें कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन में था ये? 1965 में इंडो पाक वॉर होती है, आप सबको याद होगा। इस इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान जो है इसको सपोर्ट यूएसए कर रहा था फाइनेंशियली। तो पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी थी, पाकिस्तान स्ट्रांग था इस साइड में, और इंडिया की पोजीशन अच्छी नहीं थी क्योंकि इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, रशिया भी नहीं। ठीक है, और इंडिया के पास फंड्स नहीं थे पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए, पाकिस्तान के साथ वॉर करने के लिए। ठीक है, और इंडिया की सिचुएशन भी ठीक नहीं चल रही थी, है ना। 1960s वैसे ही चल रहा था और 1960s में इंडिया की हालत सबसे खराब रही है। ठीक है, तो अब इंडिया वालों ने, इंडिया के उस टाइम पीरियड में जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे के पूरे इंडिया वालों को कहा कि भैया इंडियंस, मुझे ना चंदा चाहिए। क्या चाहिए? चंदा। चंदा मांगा इन्होंने, ठीक है, और बोला मुझे ना चंदा दो ताकि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में लड़ाई कर सकूं। ठीक है, तो हैदराबाद के निज़ाम, अब हैदराबाद 1965 में इंडिया का पार्ट बन चुका है। ठीक है, तो हैदराबाद के निज़ाम थे जिनका नाम था मीर उस्मान अली। तो मीर उस्मान अली ने क्या किया? मीर उस्मान अली ने उस टाइम पीरियड में चंदे में कितना पैसा दिया होगा? पैसा नहीं दिया, सोना दिया। और कितना सोना दिया? इन्होंने 5,000 किलो का सोना दिया, 5,000 kg गोल्ड। अब एक तोला सोना है ना, मतलब 10 ग्राम सोना लगभग 50-55 हज़ार का है आज। ठीक है, तो काउंटिंग कर लो, मल्टीप्लाई कर लो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना पैसा हो। ठीक है, तो इन्होंने दिया था। खैर, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हैदराबाद कैसे इंडिया का पार्ट बना वो देख रहे हैं। तो रिचेस्ट मैन था, ये पता लग गया हम लोगों को। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, द निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। अब ये जो निजाम था हैदराबाद का, इसको चाहिए था इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद, यानी कि ये हैदराबाद को एक डिफरेंट कंट्री बनाना चाहता, आगे ना, इंडिया से अलग एक कंट्री बनाना चाहता। और इसके दिल में हो भी क्यों ना, इसके पास पैसा है, इसके पास जमीन है इतनी बड़ी, है ना, इंडिया का सबसे बड़ा प्रिंसिपल स्टेट है। तो ये कह रहा है कि यार मैं अगर इंडिया का पार्ट बन जाऊँ, वो क्या, हम में से कोई भी होता और हमारे पास इतनी बड़ी ज़मीन होती, है ना, लगभग 2 स्टेट्स के बराबर इसके पास ज़मीनें थी। ठीक है, और हमारे पास इतनी बड़ी ज़मीन होती तो हम भी कहते हैं कि भैया मैं तो नहीं बन रहा पार्ट, है ना, मैं तो रूल करूँगा यार। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो निज़ाम क्या चाहता था? निज़ाम चाहता था कि हम लोग क्या करें, सिर्फ इंडिया नहीं, किसी भी कंट्री का अगर इतना बड़ा पार्ट होता, है ना। तो निज़ाम क्या चाहता था? निज़ाम चाहता था कि हैदराबाद एक डिफरेंट कंट्री बने, एक अलग से एक नई कंट्री। ठीक है, आइए आगे आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। देखिए इधर, ये हैदराबाद दिख रहा है आप लोग, है ना, देखिए कितना बड़ा है। आंध्र प्रदेश में आ रहा है, तेलंगाना में आ रहा है, महाराष्ट्र का एरिया है, थोड़ा बहुत हम लोग कह सकते हैं कि कर्नाटका को टच नहीं है वैसे, लेकिन ये पूरा के पूरा एरिया जो है ये हैदराबाद, तो अच्छा खासा बड़ा एरिया है इसका। और अगर ये एक कंट्री बन जाती है तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री बनती है। लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है? एक ऐसी कंट्री जिसके चारों तरफ से क्या है, ज़मीन ही ज़मीन है ना, और इंडियन टेरिटरी के बीचों बीच है, हमारा पड़ोसी देश होता है लेकिन ये हम लोगों को मंजूर नहीं था। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये देखते क्या करेंगे। He entered into what was called the standstill agreement with India in November 1947
फॉर अ ईयर व्हाइल निगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। अब देखिए क्या हो रहा है, 1947 की बात है। 1947 में इंडियन गवर्नमेंट जाती है किसके पास, निज़ाम के पास, और निज़ाम को बोलती है कि भैया देखो निज़ाम, इंडिया का पार्ट बन जाओ, और ये रहा डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग भी, कौन सा डॉक्यूमेंट, आईओए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, इसके ऊपर साइन कर दो और इंडिया का पार्ट बन जाओ। ठीक है, अब ये जो मीर उस्मान अली है, इसने बोला कि यार इंडिया का पार्ट बनने का मतलब है मेरे हाथ से मेरी पावर जाना, मेरा एरिया जाना, टैक्स कलेक्शन जाना, आगे ना। और बहुत सारे प्रिंसेस स्टेट इस टाइम पीरियड में इंडिया का पार्ट बन भी चुके थे और बन भी रहे थे। ठीक है, तो इसने कहा कि यार मुझे ना सोचने का टाइम चाहिए। ठीक है, तो इंडिया वाले क्या करें, इंडिया वाले दूसरा डॉक्यूमेंट ले आए, बोला भैया इस पे साइन कर दो आप। लोगों ने पूछा, मीर उस्मान अली ने पूछा कि ये क्या डॉक्यूमेंट है, तो हम लोगों ने कहा, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो पूछा गया कि ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या होता है। तो ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये एक ऐसा पर्चा है या एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर लिखा गया है कि आपको सोचने का टाइम चाहिए, यू नीड टाइम टू थिंक, और इसी वजह से हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, 1 साल का टाइम दे रहे हैं। 1 साल के अंदर सोच विचार करके हमें बता देना तुम्हारा क्या फैसला है। ठीक है, तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया गया था। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वॉज साइंड विद द रूलर ऑफ हैदराबाद, यानी कि निजाम के साथ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है क्या, कि कब किया गया था, तो नवंबर 1947 में किया गया था। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को हो तो बताओ। ठीक है, तो नवंबर 1947 स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये मीर उस्मान अली है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, आगे आते हैं, पीपल वर्सेस निजाम। अब हो क्या रहा है, अब यहाँ पर कंफ्लिक्ट होने वाला है हैदराबाद के लोगों के बीच, हैदराबाद के लोग और निजाम के बीच में। ठीक है, अब क्वेश्चन है कंफ्लिक्ट क्यों हो रहा है। पिछली क्लासेस याद करो, क्या लोगों की एस्पायरेशन क्या थी, लोग ये चाहते थे कि हम इंडिया का पार्ट बने। क्यों, क्योंकि लोग मोनार्की से थक चुके, यही किया था हम लोगों ने पिछली क्लासेस में, आगे ना। अब लोग उठेंगे और लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे किसके अगेंस्ट में, द निजाम ऑफ हैदराबाद या रूलर ऑफ हैदराबाद के अगेंस्ट में। देखिए क्या बता रहा है, पीपल वर्सेस निजाम। अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निजाम्स रूल गैदर्ड फोर्स। एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और इस मूवमेंट में अब हिस्ट्री पूरी की पूरी उठा लो और अभी तक आज तक आ जाओ। ठीक है, ज्यादातर मूवमेंट्स हमें किसके अगेंस्ट में दिखते हैं, है ना, या कौन करता है सबसे ज्यादा मूवमेंट्स। तो हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा मूवमेंट या सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट आंदोलन फार्मर्स कर। ठीक है, और उस टाइम पीरियड में तो लगभग लगभग 85% 90% इंडिया क्या करता था, फार्मिंग करता था। तो अगर फार्मिंग करता था इसका मतलब क्या, इसका मतलब फार्मर्स ही करेंगे, आगे ना। सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन कहाँ से हो रहा है, फार्मर से। ठीक है, तो फार्मर्स क्या करेंगे, फार्मर्स पीजेंट्स ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उठेंगे और ये लोग आंदोलन करेंगे अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, द पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर वाज द विक्टिम ऑफ निजाम्स ऑपरेसिव रूल एंड रोज अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो लोग जो थे, अब देखो मोनार्की के अंडर में पीजेंट्री हमेशा, किसी का भी रूल हो, तो मोनार्की के अंडर में पीजेंट्री हमेशा क्या रहती है, हमेशा परेशान रहती है। क्योंकि मनमाने टैक्सेस होते हैं, है ना, कभी 2 गुना लगान, कभी 3 गुना लगान, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, है ना। इसके लिए तो क्या है, निज़ाम के लिए तो क्या है, निज़ाम को तो पैसा चाहिए, और निज़ाम को ऊपर पैसा ब्रिटिशर्स को भी देना होता था। ठीक है, तो ब्रिटिशर जैसी मांग करे उस हिसाब से वो क्या करता था, मांग करता था आगे फार्मर्स वगैरह से, टैक्स वगैरह लेता था, है ना। वो अंग्रेज लोग बोलते हैं क्या, आपकी बात तुमसे 3 गुना ज़्यादा लगान। ठीक है, अब 3 गुना ज़्यादा लगान उसने तो बोल दिया। ठीक है, निज़ाम के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि निज़ाम को अपने पास भी पैसे रखने, है ना। निज़ाम लोगों से पैसा लेता था और आगे पैसा पहुंचाता था, यही था ना। तो अब सीन क्या है कि निज़ाम जो है उसके रूल में पीजेंट्री या फार्मर जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, और खास करके हैदराबाद का जो तेलंगाना रीजन था। ठीक है, देखो हैदराबाद एक स्टेट है, हैदराबाद स्टेट की कैपिटल हैदराबाद टाउन है। ठीक है, और हैदराबाद स्टेट में एक तेलंगाना रीजन है, जहाँ के फार्मर्स आलम लेके उठे कि भाई साहब अब हमें इसके अंडर में नहीं रहना, किसके अंडर में, निज़ाम के अंडर में, क्योंकि इसका रूल जो है बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव है, हमारी तरक्की नहीं हो रही है, काम हम लोग कर रहे हैं, मिठाई ये खा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही बोल रहा है, द पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर वाज द विक्टिम ऑफ निजाम्स ऑपरेसिव रूल एंड रोज अगेंस्ट हिम। और इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद। विमेन हु हैड सीन द वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन जॉइंड द मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, अब
इन पीजेंट्स का साथ देने के लिए कौन आया? इन पीजेंट्स का साथ देने के लिए विमेन भी आई। अब क्वेश्चन ये है कि विमेन क्यों आई? अरे भैया विमेन भी तो फार्मर्स है, विमेन भी तो पीजेंट्स है कि ना, विमेन भी तो फील्ड में काम कर रही है, ठीक है, विमेन के ऊपर भी तो ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, विमेन से भी तो ज़्यादा टैक्सेस लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो विमेन जो है, जो अभी तक हम लोगों को कम दिखाई दे रही थी, हालांकि आज़ादी के मूवमेंट में हम लोगों को काफ़ी विमेन दिखी जो फ्रीडम स्ट्रगल में इंक्लूड हुई थी, लेकिन अब हमें क्या दिख रहा है? अब हमें दिख रहा है कि निज़ाम के अगेंस्ट में भी क्या हो रही है, विमेन जो है वो रोड्स पे आ रही है और आंदोलन कर रही है और कह रही है कि भैया हमें निज़ाम के अंडर में रहना ही नहीं, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट दूर से बैठी देख रही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की ताकत ही कौन है? पब्लिक। इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि अगर पब्लिक इंडिया में आना चाहती है तो निज़ाम रोक नहीं सकता, है ना। उसी तरीके से जैसे जूनागढ़ की पब्लिक इंडिया में आना चाह रही थी, है ना, जूनागढ़ का राजा नहीं रोक पाया, उसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, आई क्या बोल रहा है, देखिए, हैदराबाद टाउन वॉज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। ये वाला पेपर में क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में MCQ आता है, ठीक है। व्हाट वाज द नर्व सेंटर ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट द निज़ाम, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? हैदराबाद टाउन, ठीक है। तो सबसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी फार्मर्स का आंदोलन देखा आप लोगों ने सब लोग, ठीक है। फार्मर्स जो है वो सड़क ब्लॉक करके सिंगू बॉर्डर वगैरह पे बैठे हुए थे, ठीक है, और पूरी दिल्ली इन लोगों ने घेरी हुई थी, ठीक है। तो ये फार्मर्स का आंदोलन पूरे के पूरे इंडिया में चल रहा था, लेकिन नर्व सेंटर क्या था उसका? नर्व सेंटर, मेन सेंटर क्या था? तो मेन सेंटर उसका दिल्ली था। उसी तरीके से मूवमेंट पूरे के पूरे तेलंगाना रीजन, पूरे के पूरे हैदराबाद में हो रहा है, लेकिन उसका नर्व सेंटर क्या है? हैदराबाद टाउन वॉज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन फोर फ्रंट ऑफ दिस मूवमेंट। अब कम्युनिस्ट के बारे में तो हमें तो पता ही है ना, 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है। कम्युनिस्ट लोग कौन होते हैं? कम्युनिस्ट लोग होते हैं कौन लोग? जो प्रो पुअर्स होते हैं। जहां पर भी पुअर्स परेशान में आएंगे, है ना, फार्मर्स परेशान में आएंगे, ये काम ही किसके लिए करते हैं? ये लोग काम ही करते हैं किसके लिए? पीजेंट्स के लिए। ये लोग काम ही करते हैं किसके लिए? पुअर्स के लिए। ये काम ही करते हैं किसके लिए? लेबर्स के लिए, आगे ना। और इनका मानना क्या है? इनका मानना है कि भाई जो रिच पीपल है वो पुअर पीपल को सताते रहते हैं। इनका मानना है कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है हम लोगों को, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब लोग क्या हो? बराबर हो, इक्वल हो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो कम्युनिस्ट को जैसे ही पता लगा, कम्युनिस्ट लोगों को जैसे ही पता लग गया किसके फॉलोअर्स है ये लोग? कार्ल मार्क्स के फॉलोअर्स है, व्लादिमीर लेनिन के फॉलोअर्स है ना, माओ के फॉलोअर्स है, ठीक है, माओ ज़ेडुंग के। तो जैसे ही इन लोगों को पता चलता है, क्या पता चलता है? जैसे इनको पता चलता है कि भाई पीजेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, तो ये लोग भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब हैदराबाद में एक और कम्युनिटी है, एक और कंपोनेंट है जो अब इन फार्मर्स का सपोर्ट करने के लिए जाएगा। फार्मर्स तो है, फार्मर्स का सपोर्ट वुमेन तो कर ही रही है, वुमेन के साथ साथ कौन पहुंच गया? कम्युनिस्ट पहुंच गए। अब एक और बंदा है जो इनके सपोर्ट में जाएंगे, या एक और ग्रुप है जो इनको सपोर्ट में जाएंगे, वो कौन? इंडियन नेशनल फ्रीडम के टाइम पीरियड में प्रिंसली स्टेट में या हैदराबाद में काम करने, हैदराबाद कांग्रेस, ठीक है। तो हैदराबाद कांग्रेस भी पहुंच जाएगी। देखिए क्या लिख रहा है, द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोर फ्रंट ऑफ दिस मूवमेंट। और हैदराबाद कांग्रेस जो थी वो भी पहुंच गई किसका सपोर्ट करने के लिए? इन फार्मर्स और वीमेंस का। तो इन फार्मर्स और वीमेंस का सपोर्ट करने के लिए दो जने गए हैं, एक कम्युनिस्ट और एक कांग्रेस, है ना। कौन सी कांग्रेस? स्टेट कांग्रेस, यानी कि हैदराबाद कांग्रेस। और हैदराबाद कांग्रेस तो करेगी ही करेगी, क्योंकि मेन गवर्नमेंट किसकी है इंडिया में? कांग्रेस की है, आगे ना। तो अब क्योंकि ये लोग आ गए थे तो ये मूवमेंट धीरे 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 और क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को यहाँ तक? आगे देखो क्या बोल रहा है, हाउ डिड द निजाम रिस्पॉन्डेड। निजाम ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, आइए देखते हैं। प्रोटेस्ट। द निजाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलीशिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज द रजाकार्स ऑन। अब ये रजाकार्स क्या है और निजाम ने क्या किया, वो ध्यान से सुनो। निजाम राजा ही तो है, और राजा है किसका? हैदराबाद का। और राजा के अगेंस्ट में अगर कोई उठता है, राजा के अगेंस्ट में अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, तो वो राज्य के अगेंस्ट में या राजा के अगेंस्ट में गद्दारी कहलाती है। लेकिन राजा तो ऐसे ही सोच रहा है ना, ठीक है। राजा थोड़ी सोच रहा है कि भाई मुझे डेमोक्रेसी दे देनी चाहिए। राजा तो यही सोच रहा है कि भाई मेरे अगेंस्ट में आ गया, मेरे अगेंस्ट में आने का मतलब क्या? गद्दारी। समझ में आया नहीं है? तो राजा ने क्या करा? राजा के पास अपनी आर्मी होगी, और राजा की आर्मी का नाम क्या है? निजाम की आर्मी का नाम था रजाकार। रजाकार, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? पैरामिलिट्री फोर्स कह रहे हैं ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। अब ये रजाकार क्या करेंगे? ये रजाकार जाएंगे किसके पास? प्रोटेस्टर्स के पास। और तुम्हें क्या लगता है कि जाकर वहां पर बड़े प्यार से बात करेंगे? अरे भैया यार ये सब कुछ छोड़ो, राजा जी ने बुलाया है, बात करते हैं मिलकर। कॉमन मैन से तो बात ही नहीं करते थे मोनार्की में, आगे ना। तो अब क्या होगा? अब निजाम ऑफ हैदराबाद जो है
इसने क्या कर दिया, अपने रजाकार्स को भेजा और रजाकार जाकर इन प्रोटेस्टर्स की पिटाई कर दी। ठीक है, और सिर्फ पिटाई नहीं करेंगे, बहुत गलत गलत चीजें करेंगे। आइए देखते क्या क्या। द एट्रोसिटीज एंड कम्युनल नेचर ऑफ द रजाकार्स न्यू नो बाउंड्स। अब देखिए यहाँ पर ना कम्युनल चीजें भी आ जाएगी। कम्युनल चीजें कैसे, ये जो फार्मर्स थे ये मोस्टली नॉन मुस्लिम्स थे। मोस्टली कौन थे, नॉन मुस्लिम्स। हालांकि इनके साथ जो कांग्रेस थी उसमें बहुत सारे मुस्लिम्स थे, हालांकि इनके साथ जो कम्युनिस्ट थे उसमें बहुत सारे मुस्लिम्स थे, बहुत सारे फार्मर्स मुस्लिम, लेकिन मोस्टली कौन था, नॉन मुस्लिम्स थे। और ये जो रजाकार्स थे ये किसकी आर्मी है, निजाम की। और निजाम खुद खुद कौन है, मुस्लिम है। और निजाम की आर्मी में ज्यादातर लोग कौन होंगे, मतलब रजाकार्स मोस्टली कौन होंगे, मुस्लिम्स होंगे। अब उस टाइम पीरियड में कम्युनल हेट्रेड भी बढ़ चुकी थी। क्यों, क्योंकि एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान भी बन चुका है, पार्टीशन भी हो गया है, आगे ना। तो उस टाइम पीरियड में जब ये रजाकार्स गए, इन रजाकार्स ने क्या कर दिया, चुन चुन के नॉन मुस्लिम्स को मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और एट्रोसिटीज का मतलब क्या, अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया ऑन द फार्मर्स। ठीक है, आई क्या हो रहा है, दे मर्डर्ड, मेम्ड, रेप्ड एंड लूटेड, टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स। इन लोगों ने मर्डर करना स्टार्ट कर दिया। अब इनका काम ही है मारना, आर्मी है तो, आगे ना। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, मर्डर करना स्टार्ट कर दिया। पिटाई करके छोड़ भी सकते थे, इन लोगों ने उनको मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मेम्ड मतलब क्या, इनको स्लेव्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लूटेड, उनको लूटना स्टार्ट कर दिया, उनके घर वगैरह लूटे। और पर्टिकुलरली ये लोग टारगेट करते थे किसको, नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम्स को ये लोग टारगेट कर करके मारना, मेम करना, रेप करना स्टार्ट करते थे। ठीक है, हाउ डिड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड। अब सबको पता है कौन आने वाला है ना, मैं आई कम इन, कौन आएगी, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट आने वाली है। ये जो हम लोगों को फोटो दिख रही है ये रजाकार्स की फोटो है। ठीक है, आइए देखते हैं अब कौन आएगा, इंडियन गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड। ठीक है, देखिए इधर इस वाली फोटो में भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये रजाकार्स ने क्या कर रखा है, ये बहुत सारे फार्मर्स वगैरह को पिटाई पुटाई करके इनको बिठा रखा है। ठीक है, देखिए क्या बता रहा है, रजाकार्स इन्फ्लिक्टेड एट्रोसिटीज ऑन द सिटीजन्स। रजाकार्स ने क्या कर दिया, बहुत सारा अत्याचार करा किसके ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि हमारी जो उस टाइम पीरियड में इंतरिम गवर्नमेंट थी, जिसके हेड कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों को आर्मी भेजनी पड़ेगी। इंडियन आर्मी जहाँ पर जाती है धुर्राटे ही काट के आती है, पता है ना। तो अब सीन क्या हो गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अब आर्मी को भेजा और बोला कि भैया संभालो इनको। ठीक है, इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इन टू कंट्रोल द निजाम्स फोर्सेस। और अब सितंबर 1948 की बात है, सितंबर 1948 में अब क्लैश होने वाला है किसका, इंडियन आर्मी का वर्सेस वर्सेस कौन, दूसरी तरफ रजाकार। ठीक है, सबको पता है कि कौन जीतने वाला। ठीक है, इंडियन आर्मी इसमें जीत जाएगी, रजाकार्स की इसमें पिटाई हो जाएगी। हालांकि 5-6 दिन तक रजाकार्स क्या करेंगे, लड़ाई करते रहेंगे। और लास्ट में जब पता लगेगा कि भाई नहीं जीत सकते, सुभाष चंद्र बोस की बनाई हुई आर्मी है हमारी तो, है ना। तो रजाकार्स को पता लग जाता है कि भैया गड़बड़ होने वाली है। तो रजाकार्स क्या करते हैं, रजाकार्स क्या, निज़ाम खुद, निज़ाम क्या करता है, निज़ाम सरेंडर कर देगा। और सरेंडर करने का मतलब है कि सितंबर 1948 में ही, सितंबर 1948 में ही हैदराबाद बन जाएगा पार्ट ऑफ इंडिया। पार्ट ऑफ, समझ में आया क्या, देखिए यही बता रहा है। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इन टू कंट्रोल द निजाम्स फोर्सेस। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग द निजाम सरेंडर, निजाम ने कर दिया सरेंडर। दिस लेड टू द हैदराबाद एसेशन टू इंडिया। और इसी तरीके से हैदराबाद जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अब समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये थी हैदराबाद की कहानी। अब हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, अब हम लोग देखने वाले हैं मणिपुर के बारे में। आइए देखते हैं मणिपुर। मणिपुर की बैकग्राउंड स्टोरी देखिए क्या है। मणिपुर सबको पता है कहाँ पर है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कहाँ पर है। ये देखो, ये मान लो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ये वाला जो इलाका है इसको हम लोग मणिपुर कहते हैं। मणिपुर पहले एक जब इंडिया का पार्ट भी बन जाएगा उसके बाद भी क्या रहेगा, मणिपुर जो है एक यूनियन टेरिटरी रहेगी। ठीक है, और बाद में फिर इसको मणिपुर को क्या बना दिया जाता है, स्टेट बना दिया जाता है। कब
स्टेट बना दिया जाएगा, वो हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे जब हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या बता रहा है बैकग्राउंड स्टोरी। मणिपुर के बारे में अच्छे से सुनना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। A few days before independence, the Maharaja of Manipur, Bodha Chandra Singh, signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained. अब देखिए क्या होता है, मणिपुर है और मणिपुर का एक राजा है, मणिपुर के राजा का नाम है बोध चंद्र सिंह, बोध चंद्र सिंह। मणिपुर के राजा का नाम क्या है? बोध चंद्र सिंह। अब ये जो बोध चंद्र सिंह है, इसके पास इंडियन गवर्नमेंट जाती है, ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है, आगे ना बड़े प्यार से बात करती है क्योंकि इंडिया का पार्ट बनाना है, और पीछे अपने को क्या पता है कि भैया मीठी गोली खिला दो इसको, मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता तो फिर समझ में आया कि नहीं आया। तो अब बोधा चंद्र सिंह ने क्या करा, बोधा चंद्र सिंह के पास इंडियन गवर्नमेंट जाती है और इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि भैया ये देखो, ये रहा डॉक्यूमेंट, कर दो साइन। ठीक है, बोधा चंद्र सिंह जो है ये कहता है कि यार साइन करने से क्या होगा, कह रहा है इंडिया का पार्ट बन जाओगे। ठीक है, कहता है इसमें मेरा क्या फायदा, ये तो बताओ मेरा क्या फायदा। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया कि भैया देखो मणिपुर जो है वो इंडिया का पार्ट बन जाएगा, लेकिन रूल तुम्हारा ही रहेगा, आगे ना रूल कौन करेगा मणिपुर पे, इंडिया का पार्ट है, बस लग जाएगा मणिपुर कॉमा इंडिया। ठीक है, लेकिन तो रूल कौन कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने रूल नहीं कर रही है, तुम ही रूल करोगे इस पे। इसका मतलब मणिपुर के राजा को किस चीज का एश्योरेंस दिया, मणिपुर के राजा को एश्योरेंस, अरे स्पेलिंग गलत होगी तो ठीक कर लेना, किस चीज का एश्योरेंस दिया, ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी का, ऑटोनॉमी का मतलब क्या, सेल्फ रूल, कि भैया इंडिया का पार्ट बन जाओ, ठीक है, तुम ही रूल करना, टैक्स तुम ही लेना, बस इंडिया का पार्ट बन जाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, सेल्फ रूल दे देना या ऑटोनॉमी दे देना। ठीक है, तो अब सीन क्या होता है, कब इंडिपेंडेंस से कुछ दिनों पहले, इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट गई, यानी कि 1947 में, और इंडियन गवर्नमेंट ने IOA इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करवा लिया, किससे, बोधा चंद्र सिंह, बोधा चंद्र सिंह से। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब सीन क्या है, बोधा चंद्र सिंह ने तो कहा कि भैया मुझे तो इंडिया का पार्ट बनना है, लेकिन मणिपुर की पब्लिक, उनका क्या, मणिपुर की पब्लिक का कहना था कि भैया देखो ऐसा है, हमें इंडिया का पार्ट बनने का कोई शौक नहीं। ठीक है, लोगों ने पूछा क्यों, इंडिया का क्यों नहीं पार्ट बना, तुम्हारा तो राजा कह रहा है इंडिया का पार्ट बन जाओ। ठीक है, मणिपुर की पब्लिक कहती है कि देखो भैया, ना तो हमारा रिलीजन इंडिया से मिलता है, ना तो हमारी कास्ट इंडिया से मिलती है, ना हमारे फेस्टिवल्स मिलते हैं, ना हमारा क्या कल्चर मिलता है। ठीक है, तो हम इंडिया में जाके क्या करेंगे। ठीक है, इंडिया से ज़्यादा हमारा कल्चर तो इस साइड में जो बर्मा है या म्यांमार है उसके साथ मिलता है हमारा कल्चर, आगे ना। तो हम लोग तो इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहेंगे, हमें क्या नहीं बनना, हम लोगों को इंडिया का पार्ट नहीं बनना। लेकिन इनसे पूछे बिना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करा गया, बोधा चंद्र सिंह ने साइन कर दिया, तो लोग अब बोधा चंद्र सिंह के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लग गए। बोधा चंद्र सिंह ने जाकर पूछा कि भैया क्या, बताओ भैया क्या चाहते हो तुम, तो इन लोगों ने कहा कि भैया इलेक्शंस करवाओ। ठीक है, किसने, पब्लिक कहेगी क्या, इलेक्शंस करवाओ। इसका मतलब अब मणिपुर में क्या होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले, लेकिन मणिपुर इंडिया का ऑफिशियली तो पार्ट बन ही चुका है, आगे ना, लेकिन पब्लिक नहीं मान रही, तो अभी पब्लिक को मानना मनवाना भी है हम लोगों को, आगे ना। तो अब सीन क्या हुआ, देखो इधर क्या हो रहा है, प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इलेक्शंस वर हेल्ड इन जून 1948। ठीक है, तो जून 1948 में, जून 1948 में इंडिया में, इंडिया में पहली बार ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्या होने वाला है, इलेक्शंस होने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि इंडिया की वो कौन सी जगह थी जहां पर सबसे पहली बार ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू वोट या ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या हुआ, वोटिंग हुई और इलेक्शंस हुए। तो आंसर आएगा क्या, मणिपुर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में सबसे पहली बार अगर इलेक्शंस हुए कहीं पर, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू वोट और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर साफ साफ आएगा मणिपुर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सिचुएशन को समझिए।
अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इलेक्शंस होने का मतलब है कि ये लोग जो इलेक्ट होके आएंगे वो कहीं ना कहीं जाकर बैठेंगे। मतलब कहाँ जाकर बैठेंगे? मणिपुर मान लो स्टेट है, तो स्टेट के पास क्या होती है? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अरे बोलो भैया, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसको हम लोग विधानसभा बोलते हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर बैठता है और बाकी लोग बैठते हैं, है कि ना? और बाकी लोग क्या बोला जाता है? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी वजह से तो बोला जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। चचा विधायक है हमारे, आगे ना। तो अब सीन क्या हो रहा है? राइट टू वोट के तहत इलेक्शंस हो गए, और राइट टू वोट के लिए, वोट के तहत इलेक्शंस होने का मतलब है कि मणिपुर जो कि अभी तक क्या था? मोनार्की था, मोनार्की। लेकिन अब क्या होगा? इस मोनार्की के नीचे, है ना, मान लो ये राजा है, राजा के नीचे एक बॉडी बन गई है, एक हाउस बन गया है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है ना, या फिर कह सकते हैं कि उस स्टेट का एक पार्लियामेंट बन गया है, ठीक है, जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाकर बैठेंगे और उस जगह के, उस एरिया के, उस स्टेट के फैसले लेंगे, है कि ना। अब इस इस सिस्टम को क्या कहते हैं? जहां पर राजा भी बैठा हो और इलेक्टेड बॉडी भी बैठी हो, तो इस सिस्टम को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब राजा तो है ही, लेकिन राजा के नीचे फैसले लेने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, कि उस स्टेट में क्या होना चाहिए? वो फैसले कौन ले रहा है? कौन वो फैसले ले रही है? लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा, है कि ना। इसका मतलब इस इलेक्शंस के बाद 1948, जून 1948 के इलेक्शंस के बाद मणिपुर वाज नाउ नो मोर अ मोनार्की, बट इट कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था, यानी कि मणिपुर के फैसले कौन लेगा? वो विधानसभा लेगी, ठीक है। यही क्या बता रहा है? पब्लिक प्रेशर आया, पब्लिक प्रेशर की वजह से क्या हुए? इलेक्शंस हुए, ठीक है। द स्टेट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और स्टेट क्या बन गया? मणिपुर क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। आई क्या बोल रहा है? दस मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है। और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या राइट टू वोट के तहत सबसे पहले इलेक्शन करवाने वाला स्टेट या जगह कोई इंडिया में थी या कोई एरिया था, तो वो कौन सा था? मणिपुर का, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये है बोधा चंद्र सिंह, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये बोधा चंद्र सिंह के कोरोनेशन सेरेमनी चल रही है, राज्याभिषेक चल रहा है, उसकी फोटो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बता रहा है आगे। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया, ठीक है। अब सीन क्या हुआ? अब क्योंकि इस राजा के नीचे, इस राजा के नीचे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी थी, आगे ना, एक लेजिस्लेटिव असेंबली बन चुकी थी। अब इस लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था क्या, कि क्या मणिपुर इंडिया का पार्ट बनना चाहिए या नहीं, यस और नो, ठीक है। अच्छा अब ध्यान सुनो, जैसे हैदराबाद में हैदराबाद कांग्रेस थी, वैसे मणिपुर में मणिपुर कांग्रेस भी होगी, आगे ना। लेकिन मणिपुर कांग्रेस के लोग कम होंगे एज कंपेयर टू लोकल पीपल, लोकल रिप्रेजेंटेटिव, आगे ना। तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन था? इस लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे पास बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी, और इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये ज़्यादातर लोकल थी, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज। और हमारे पास कांग्रेस भी थी। तो कांग्रेस वाले तो क्या कहेंगे? कांग्रेस वाले वाले कहेंगे कि भैया मणिपुर जो है वो क्या बन जाए? इंडिया का पार्ट बन जाए, पार्ट ऑफ इंडिया बन जाए। लेकिन इन कांग्रेस वालों को छोड़कर और कोई नहीं बोल रहा था कि मणिपुर को इंडिया का पार्ट बनना चाहिए, यानी कि लगभग लगभग इस लेजिस्लेटिव असेंबली के 85 to 90% लोगों का ये कहना था कि मणिपुर इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। मणिपुर क्या रहना चाहिए? इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। और ये लोग कह रहे थे कि ये पब्लिक ओपिनियन है, लोग ये चाहते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, स्टेट कांग्रेस चाहती थी कि मर्जर हो और मणिपुर जो है वो इंडिया का पार्ट बन जाए। दूसरी तरफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज टू दिस, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं कि भैया नहीं, मणिपुर जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा? क्वेश्चन है, ठीक है। राजा ऑफ मणिपुर क्या करेगा? राजा ऑफ मणिपुर तो चाह रहा है कि इंडिया का पार्ट बने, क्योंकि उसको तो पता लग गया क्या, कि भैया देखो ऐसा है कि अगर मैं पार्ट नहीं बनूंगा तो वही ना हो जाए जो हैदराबाद के साथ हुआ है, आगे ना गड़बड़ हो जाएगी, वो तो ना इतिहास में लिखा जाएगा कि मेरी पिटाई हो गई है सर, ठीक है। दूसरी तरफ पब्लिक की बात मानूं, ठीक है। और एक फायदा भी था राजा ऑफ मणिपुर का, कि उसको ऑटोनॉमी देने की बात करी गई थी,
को बोला गया था कि भैया तेरे पास तो क्या है, सेल्फ रूल है, आगे ना, तो इंडिया का पार्ट बन जा और मणिपुर में रूल करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है आइए देखते हैं। देख क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा into signing a merger agreement in September 1949 without consulting the legislative assembly of Manipur। अब यहां पर हो जाती है गड़बड़। क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजा ऑफ मणिपुर के पास जाती है और राजा ऑफ मणिपुर को कहती है कि भैया देखो, वैसे तो तुम लोग इंडिया का पार्ट बन ही चुके हो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करके, लेकिन सिर्फ तुम्हारे पब्लिक को दिखाने के लिए एक और एग्रीमेंट साइन कर दो। ठीक है, पूछा गया कि ये एग्रीमेंट कौन सा है, बोला गया कि इस एग्रीमेंट का नाम है मर्जर एग्रीमेंट, और इसके ऊपर साइन करते ही क्या हो जाएगा, इसके ऊपर साइन करते ही मणिपुर कंप्लीटली और ऑफिशियली पार्ट बन जाएगा किसका, किसका, इंडियन गवर्नमेंट का, इंडिया का, इंडियन टेरिटरी का, इंडियन यूनियन। राजा ऑफ मणिपुर बोला कि यार लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि भैया देखो, उनको पूछेंगे वो तो मना कर देंगे, और अगर वो मना कर देंगे फिर हमला कर देंगे। ठीक है, इससे बढ़िया अब तू फैसला करके करना क्या है। राजा ऑफ मणिपुर बोधा चंद्र सिंह कुछ नहीं करता, साइन कर देता है बिना, विदाउट कंसल्टिंग, विदाउट आस्किंग द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और यहीं पर बवाल शुरू होता है। ठीक है, मतलब क्या, मतलब अब मणिपुर सितंबर 1949 में मर्जर एग्रीमेंट की वजह से कंप्लीटली इंडिया का पार्ट बन चुका है। राजा ऑफ मणिपुर ने बना भी दिया, साइन भी कर दिया, आईओए पे भी साइन कर दिया, मर्जर एग्रीमेंट पे भी साइन कर दिया, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली वालों ने हल्ला करना क्या कि भैया हम लोग प्रेजेंट है, इलेक्टेड है, ठीक है, सेशन में बैठे हुए, लेकिन फिर भी तुमने हमसे बिना पूछे इंडिया का पार्ट बना दिया। जबकि 85 to 90% लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भैया क्या नहीं होना चाहिए, मर्जर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या होता है अब, दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर, द रिपरकशंस ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट। और इसकी वजह से क्या हो गया, मणिपुर के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और मणिपुर के कुछ ऐसे लोग आज भी है जो आज भी इंडिया का पार्ट अपने आप को नहीं मानते और आज भी इंडिपेंडेंस मांगते हैं। समझ में आया। ठीक है, देखते हैं और कुछ बचा है कि हमारे पास। आई होप कि आज कुछ नहीं बचा, यहाँ तक ही था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को आज वाला सेशन बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए, बहुत 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 सारा प्यार। कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वीडियो कैसे लगी वो भी कमेंट करिए, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आप लोगों के साथ रहूँगा। ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 बहुत अच्छे बैचेस लेकर आती है, पेड बैचेस लेकर। तो पेड बैचेस में इनरोल करने के लिए आप लोग क्या करिए, लोग जाइए अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, और अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर ह्यूमैनिटीज़ के लिए इनरोल करने के लिए आप लोग क्या करिए, वेबसाइट पर जाके ऑल कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाइए आप लोग, और ऑल कोर्सेज के ऑप्शन में जाकर आप लोग जाइए, कहाँ पर, आप लोग जाइए K-12 वाले ऑप्शन में। ठीक है, क्लास 12th आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। क्लास 12th सिलेक्ट करेंगे, क्लास 12th में आप लोगों को आर्ट्स के कुछ बैच दिखाई देंगे, और आर्ट्स के बैच आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। डिस्काउंट पाने के लिए आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो मेरा कोड है Y74, ये वाला कोड आप लोग इस्तेमाल कर लीजिए, और आप लोगों का इसमें बहुत सारा फ़ायदा। ठीक है, लगभग 17-21 आप लोगों को। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सब, जय हिंद।